नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। यदि इस चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करने वाला हूं दोस्तों। क्लास 10th का विज्ञान का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची यानी कि JCERT द्वारा यह मॉडल पेपर जारी किया गया है दोस्तों 2023-24 परीक्षा के लिए। तो विषय आप लोगों का विज्ञान है। तो आप लोग यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 1 से लेकर और क्वेश्चन 30 तक। यहाँ देखिए क्वेश्चन 30 तक आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे दोस्तों, सब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव का क्योंकि आंसर आप लोगों का दिया है, तो आप लोगों को आंसर ऑब्जेक्टिव का देखना है। तो आप लोग सबसे नीचे जाइएगा और यहाँ देखिएगा आप लोग को 1 से लेकर 30 तक के सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव का करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है आप लोगों के सामने कि आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों करते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को इस तरह से लिखना है दोस्तों। आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा, इस तरह से आप लोगों को लिखना है। तो उत्तर है दोस्तों, मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है क्योंकि यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा अधिक दूर तक की सतह का प्रतिबिंब बनाता है। 2 नंबर का है ये क्वेश्चन। आप लोगों को इस प्रकार से लिखिएगा तो आप लोगों को पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए आप लोगों के सामने 31 क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता को परिभाषित करें और इसकी एसआई मात्रक लिखें। तो इसका आप लोगों को इस तरह से लिखना है दोस्तों, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं और इसका एसआई मात्रक होता है डायऑप्टर। अब देखिए 33 क्वेश्चन है, एक छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है। बच्चा किस दोष से पीड़ित हो सकता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसका आंसर आप लोगों को इस तरह से लिखना है, यह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अब देखिए आप लोग के सामने 34 क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कौन अभिक्रिया हो रहा है, अभिक्रिया का समीकरण लिखें। तो समीकरण तो यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों कि 2AgCl बनाता है 2Ag + Cl। तो ये कौन सा अभिक्रिया है दोस्तों, तो इसे कहते हैं विघटन अभिक्रिया, इसे फोटो विघटन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। अब देखिए 35 क्वेश्चन है कि 2 तत्वों का नाम लिखिए जिसका बाहरी कोष पूर्ण हो। तो 35 का उत्तर होगा दोस्तों हीलियम, नियोन, आर्गन। और 36 क्वेश्चन है दोस्तों की सजातीय श्रेणी क्या है। तो 36 का उत्तर होगा दोस्तों की कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक प्रकृत्मक समूह रहता है और जिसके किसी भी 2 क्रमागत सदस्यों में आणविक सूत्रों की बीच सदा CH2 का अंतर रहता है, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब देखिए आप लोग का क्वेश्चन है 37, विखंडन एवं बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है। तो ये विखंडन नहीं है दोस्तों, यह है द्विखंडन। और बहुखंडन किस प्रकार से भिन्न है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि द्विखंडन से कोई एक कोशिकीय जीव 2 छोटे और लगभग समान भागों में बढ़ जाता है। द्विखंडन एक निर्धारित तौर से होता है, लेकिन बहुखंडन में एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक सततीय कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। अब आप लोग का 38 क्वेश्चन है दोस्तों कि पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर क्या है। तो आप लोगों का उत्तर है दोस्तों, पहला रिफ्यूज यानी कि अस्वीकार करना, और दूसरा है रिड्यूस यानी कि कम करना, और तीसरा है रीयूज यानी कि पुनः उपयोग, और चौथा है रीप्रपोज यानी कि पुनः प्रयोजन, और पांचवा है रिसाइकल पुनः चक्रण। देखिए आप लोगों का 39 क्वेश्चन है। अब किसी 8 प्रश्न में से 6 प्रश्न का आप लोगों को उत्तर देना है जो 3 अंकों का है। तो 39 क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए इंग्लिश में कन्वर्जिंग लेंस लिखा है यानी कि उत्तल लेंस, और हिंदी में अवतल लेंस लिख दिया है दोस्तों। तो आप लोग दोनों पर बना दीजिएगा, आप लोग को परीक्षा में सुधार कर आएगा। तो देखिए बीम की लंबाई यानी कि H1 5 सेंटीमीटर दिया है, और बीम की लेंस से दूरी यानी कि U बराबर -25 सेंटीमीटर, यानी कि उत्तल लेंस में जो बीम की दूरी होती है दोस्तों उसे माइनस में लिखा जाता है। चिन्ह परिपाटी आप लोगों को ध्यान में रख कर इसको सोल्व करना है। अब देखिए लेंस की फोकस दूरी f बराबर +10 सेंटीमीटर दिया है, और प्रतिबिंब की लेंस से दूरी निकालना है यानी कि v बराबर निकालना है, और प्रतिबिंब की लंबाई निकालना है यानी कि H2 निकालना है। तो लेंस सूत्र आप लोगों को पता होगा दोस्तों, -1/f बराबर 1/v - 1/u होता है दोस्तों, यानी कि 1/v बराबर 1/f + 1/u होता है। तो 1/10 हो जाएगा तो दोस्तों
ए बराबर यहाँ देखिए ए बराबर यहाँ 10 दिया है, यहाँ 10 आ जाएगा। और यू आप लोगों का यू माइनस में लेना है, 25 सेंटीमीटर दिया है, 25 सेंटीमीटर आएगा। तो इसे सोल्व कीजिएगा तो आप लोगों को आएगा दोस्तों 50/3 यानी कि प्लस 1.667 सेंटीमीटर आएगा आप लोगों का वी, यानी कि आप लोगों का लेंस से प्रतिबिंब की दूरी आप लोगों को निकल गया है। आप लोग यहाँ चित्र भी देख सकते हैं, आप लोगों का चित्र इस प्रकार से आएगा। अब चूंकि भी धनात्मक है इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा। भी धनात्मक है यानी कि प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा दोस्तों। और आवर्धन आप लोगों को पता है H1/H2 होता है या -V/U होता है। तो H2 बराबर हो जाएगा दोस्तों H1 × V/U। इसे सॉल्व कीजिएगा तो -3.3 आएगा दोस्तों। अतः जो प्रतिबिंब की साइज है होगा वो ऋणात्मक है। अतः प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के नीचे उल्टा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा। लेंस की दाईं ओर 1.667 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, 3.3 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। आप लोग यहाँ चित्र देख सकते हैं। अब देखिए 40 क्वेश्चन है। 40 है कि एक विद्युत सर्किट का एक आरेख बनाइए जिसमें प्रत्येक 2 वोल्ट के 3 सेल की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोध, एक 8 ओम प्रतिरोध और एक 12 ओम प्रतिरोध और एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। आप लोग इसका उत्तर इस प्रकार से लिखिएगा। देखिए 5 ओम का एक प्रतिरोध है, 8 ओम का एक प्रतिरोध है और एक 12 ओम का प्रतिरोध है। और यहाँ 3 सेल है जो एक बैटरी है। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। जिधर बड़ा होता है उधर प्लस होता है, जिधर छोटा होता है उधर माइनस होता है। ये 2 वोल्ट का बैटरी है दोस्तों और ये एक कुंजी है। तो आप लोगों को बस इस प्रकार से बना देना है, आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 41 है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखे। तो इसका उत्तर आप लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र रेखा यह एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से उत्पादित होते हुए किसी भी चुंबक के बाहर दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की गुण लिखना है दोस्तों। आप लोगों को कम से कम 3 गुण लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। और दूसरा गुण लिखना है चुंबकीय बल रेखाएं वक्राकार बनाती है। और तीसरा गुण लिखना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद धाराएं होती है। अब देखिए क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने 12। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो 12 है दोस्तों कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं उन सभी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण होगा दोस्तों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं CuO+H2 को जब गर्म करते हैं तो बनाता है Cu+H2 है। यहाँ देख सकते हैं इस अभिक्रिया में CuO से ऑक्सीजन हटता है अतः CuO का अपचयन होता है तथा H2 से ऑक्सीजन जुड़ता है। तो जिस अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों एक साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कार्बनिक यौगिक के अणुसूत्र तथा संरचना लिखें। ये ब्यूटेनॉन, दूसरा है दोस्तों क्लोरोपेंटन और तीसरा है मेथेनॉल। इसका आप लोगों का अणुसूत्र लिखना है और संरचना बनाना है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आप लोग इस प्रकार से इसका बनाइएगा। ये पहला जो है दोस्तों ये ब्यूटेनॉन का है। इसका सूत्र होता है C4H8O। और दूसरा है दोस्तों क्लोरोपेंटेन का है। इसका सूत्र होता है C5H11Cl। और तीसरा है दोस्तों आप लोग यहाँ देखिए CH3OH। ये है मेथेनॉल का और इसका संरचना सूत्र इस प्रकार से होता है। अब देखिए आप लोग का क्वेश्चन है 44 में है दोस्तों मनुष्य के 3 हार्मोन का नाम लिखें तथा कार्य लिखें। देखिए पहला हार्मोन है दोस्तों वो है इंसुलिन और इसका कार्य है अग्नाशय ग्रंथि में रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। और दूसरा है दोस्तों थायराइड। थायराइड जो है थायराइड ग्रंथि में वृद्धि का नियंत्रण करता है। और तीसरा हार्मोन जो है वो है पैराथायराइड जो रक्त में Ca तथा फास्फोरस का यानी कि कैल्शियम तथा फास्फोरस का नियंत्रण करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 45 में हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा दोस्तों कि पृथ्वी में कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा यूरेनियम जैसे ईंधनों के ज्ञात भंडार बहुत सीमित है। यदि इसी दर से इनका उपयोग होता रहा तो शीघ्र वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम ऊर्जा संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं। 46 क्वेश्चन है कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए हम क्या क्या कदम उठाना चाहिए? तो इसका उत्तर है दोस्तों ओजोन परत की क्षति हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है, क्योंकि यदि क्षति अधिक होती है तो अधिक से अधिक पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी पर आएगी जो हमारे लिए निम्न प्रकार की हानिकारक प्रभाव डालता है।
इनका प्रभाव त्वचा पर पड़ता है, जिससे त्वचा के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। पौधे में वृद्धि दर कम हो जाती है। ये सूक्ष्म जीवों तथा अपघटकों को मारती है, जिससे पारितंत्र में असंतुलन उत्पन्न होता है। ये पौधे में पिगमेंटों को नष्ट करती है। ओजोन परत की क्षति कम करने का उपाय, एरोसोल तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कम से कम उपयोग करना, सुपरसोनिक विमानों का कम से कम उपयोग करना, संसार में नाभिकीय विस्फोटक का नियंत्रण करना। सभी क्वेश्चन 5-5 अंकों का है और पहले 31 से लेकर और 46 तक हम लोग कर चुके हैं। 47 क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, इसके सिद्धांत एवं कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? तो इसका आंसर आप लोग इस तरह से लिखिएगा दोस्तों। पहले आप लोग स्क्रीन पर विद्युत मोटर का नामांकित चित्र देख सकते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आंसर कैसे लिखना है, चलिए चित्र इस प्रकार से बनाकर और आप लोगों को उत्तर पहले सिद्धांत लिखना है। सिद्धांत है दोस्तों, विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब कार्य विधि है दोस्तों, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाने के बाद और इसके सिद्धांत लिखना है, इसके बाद कार्य विधि को स्पष्ट कीजिए। तो कार्य विधि है दोस्तों कि जब आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आर्मेचर पर चुंबकीय क्षेत्र में बल आरोपित होता है। और दूसरा कार्य विधि है दोस्तों, चूंकि आर्मेचर के दोनों सिरे ए बी एवं सी डी में, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ए बी और सी डी, यहाँ है दोस्तों ए बी सी डी। तीसरा है कि बल युग्म आर्मेचर में एक निश्चित दिशा में घूर्णन उत्पन्न करता है। और चौथा है कि C1 एवं C2 विभव वलय आर्मेचर के साथ गति करते हैं तथा प्रत्येक अर्ध घूर्णन के पश्चात इनका संपर्क B1 एवं B2 से क्रमशः होता रहता है। इसके कारण AB एवं CD भुजा में धारा की दिशा ज्यों की त्यों बनी रहती है। B1 एवं B2 आप लोगों को पहले ही मतलब मैं बता दूंगा दोस्तों कि जो आप लोग नाम रखिएगा वो नाम रख सकते हैं। इसमें मैं अपने तरीका से नाम रखा हूं और आप लोगों को अपने तरीका से ये बता रहा हूं। अब आगे है कि B1 एवं B2 को कम्यूटेटर या संपर्क ब्रूस कहते हैं। इसकी मदद से C1 एवं C2 द्वारा विद्युत धारा आर्मेचर में प्रवाहित होती है। अब नेक्स्ट है दोस्तों इसी में कि स्प्लिट रिंग क्या होता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं विद्युत मोटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। तो स्प्लिट रिंग आप लोगों को लिखना है। स्प्लिट रिंग का उपयोग कॉइल की वर्तमान दिशा को उलटने के लिए किया जाता है। एक ही दिशा में घूमते रहने के लिए कुंडल की धारा को उल्टा करना होगा। परिणाम स्वरूप कुंडली को घुमाने वाले जोड़ों की दिशा हर आधे चक्कर के बाद एक समान रहती है और कुंडली उसी दिशा में घूमती रहती है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 है कि प्रतिरोध का समांतर संयोजन क्या है। समांतर में जुड़े 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्यंजन व्युत्पन्न करें। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा दोस्तों कि समांतर क्रम संयोजन, जब सभी प्रतिरोध के पहले सिरों को एक साथ तथा दूसरे सिरों को एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर या पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। R1 तथा R2 और R3 का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ लिखिएगा R1, R2 तथा R3 का समतुल्य प्रतिरोध। इनका विद्युत धारा क्रमशः I1, I2 तथा I3 है। माना कि कुल विद्युत धारा I तथा कुल विद्युत प्रतिरोध R है। तो I बराबर हो जाएगा दोस्तों I1 प्लस I2 प्लस I3। ये जो तीनों प्रतिरोध है तीनों का विद्युत धारा अलग अलग होगा। अब ओम का नियम आप लोगों को पता होगा दोस्तों, V बराबर IR होता है। I को V बटा R लिख सकते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 इसे मान लेंगे। इसके बाद सभी प्रतिरोध में ओम का नियम लागू करने पर, ओम का नियम सभी प्रतिरोध में लगाएंगे तो I1 बराबर V बटा R1 हो जाएगा दोस्तों, I2 बराबर V बटा R2 हो जाएगा और I3 बराबर V बटा R3 हो जाएगा। इसे समीकरण 3 मान लेंगे। और समीकरण 1 तथा 3 से आप लोग I बराबर V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3 आप लोगों को प्राप्त होगा। इसे समीकरण 4 मान लेंगे और समीकरण 4 में समीकरण 2 का मान रखेंगे। समीकरण 2 है दोस्तों ओम का नियम, इसे रख लीजिएगा। तो V बटा R बराबर V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3 हो जाएगा। और यहाँ V बटा R बराबर V कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बटा R1 बचेगा, 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 बचेगा। और ये इधर गुना में है दोस्तों और इधर आएगा बराबर के इस ओर आएगा तो भाग में हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो यही होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक आबंध क्या है। आयनिक यौगिक के गुणधर्म लिखे,
इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा N2O के निर्माण को दिखाएं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि जब क्रिस्टल के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आयनिक बंध बनते हैं। आयनिक का गुण होता है दोस्तों, आयनिक के यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। और दूसरा है दोस्तों, आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। और तीसरा गुण है दोस्तों, सामान्यतः जल में घुलनशील तथा किरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। और चौथा गुण आप लोगों को लिखना है दोस्तों, आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा N2O के निर्माण को दिखाएं। तो आप लोगों को यहाँ देखिए N2O को निर्माण कर दिखाना है दोस्तों। तो Na जो होता है, Na प्लस चार्ज होता है, उस पर एक चार्ज होता है। Na प्लस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा। दो सोडियम है दोस्तों, तो दो सोडियम में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और ऑक्सीजन 2 माइनस में होता है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तो सोडियम से एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में चला जाएगा दोस्तों और Na2O बना देगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 50 है कि मिसेल क्या है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा दोस्तों, मिसेल साबुन को जल में घोलने पर साबुन के कण परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों का रूप धारण कर लेते हैं, जिसमें लंबी कार्यान्वयन मुखेला वाला भाग आंतरिक हिस्से में होता है और आयनिक भाग सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। अब इसी में आगे है दोस्तों कि साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। इसका क्रिया विधि इस प्रकार लिखिएगा दोस्तों कि साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले वसवीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, जिसमें दो भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोजन पुंज तथा छोटी आयनिक की सिरा। और पूरा डिटेल्स में आप लोगों को लिखना है कि जब पानी में साबुन घोला जाता है तब जल रागी सिरा जल में घुलनशील तथा जल विरागी सिरा जल में अघुलनशील, परंतु तेलीय, मैल, वसा इत्यादि में घुलनशील होते हैं। किसी कपड़े या वस्तु पर साबुन के अणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनका आयनिक सिरा जल के अंदर तथा हाइड्रोकार्बन पूछ बाहर जल के होते हैं। अणुओं के बड़े गुच्छा बनने के कारण जिसमें जल विरागी पूछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होते हैं, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। तेलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाता है। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बना रहता है तथा आयन आयन विकर्षण के कारण वह अवक्षेपित नहीं होता। अतः मिसेल में तैरता मैल रगड़कर या डंडे से मारकर आसानी से हटाया जा सकता है। तो आप लोग अपना भाषा में भी लिख सकते हैं दोस्तों, और अपना भाषा में ही लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण को समझाइए। तो मानव हृदय का नामांकित चित्र आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोहरा परिसंचरण क्या होता है आप लोग को इस प्रकार से लिखना है। दोहरे संचरण से अभिप्राय यह है कि हृदय में रक्त 2 बार संचारित होते हैं। सबसे पहले शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को एकत्र करके दाहिने आलिंद में लाया जाता है, जहां से यह दाहिने निलय में जाता है और फिर फुफ्फुस सिरा द्वारा हृदय में पहुंच जाता है, जहां पर इसका शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्ध रक्त फिर दाहिने आलिंद में आता है फुफ्फुस सिरा द्वारा। इसके बाद इसे बाएं निलय में भेजा जाता है, जहां इसे यह रंकस धमनी द्वारा सिरे के विभिन्न भागों तक पहुंचा जाता है। इस प्रकार शरीर में दोहरा परिसंचरण होता है। अब देखिए 52 क्वेश्चन है दोस्तों कि मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि पहला है लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी होते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा कि जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे का संकरण कराया तो उसे प्रथम सतती पीढ़ी F1 में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। इसका अर्थ था कि 2 लक्षण में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया, उन दोनों का मिश्रित प्रमाण दिखाई दिया। उसने पैतृक पौधे और F1 पीढ़ी के पौधे को 100 परागण कराया। इसे दूसरी F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे, इसमें 1/4 पौधे बौने थे। मेंडल ने लंबे पौधे के लक्षण को प्रभावी और बौने लक्षण को अप्रभावी कहा। दूसरा क्वेश्चन है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, इसे समझाइए। मेंडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे तथा पुनः F1 पीढ़ी के दो पौधे का संकरण किया गया, तब F2 पीढ़ी के पौधे या तो लंबे या बौने थे। लंबे तथा बौने का अनुपात 3:1 था। कोई भी पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं था, अर्थात लंबे बौनेपन का लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं।